अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में मुझे बहुत ही प्यारा कमेंट मिला कि जो है वो आप ही इसके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवा दें 3, 4 और 5 वाला। तो मुझे आपका कमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। इन शॉर्ट कि ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं मज़ीद आपके लिए वीडियोस बनाऊं। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं थर्ड क्वेश्चन। इन अ Hadoop क्लस्टर विद 5 डाटा नोड्स यू आर स्टोरिंग फाइल ऑफ साइज। सबसे पहले तो क्वेश्चन का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन की जो है वो हेडिंग लंबी होती है लेकिन उसके अंदर बेसिक बात की गई है। द रेप्लिकेशन फैक्टर इज़ सेट टू 3। अब यहाँ पे हम रेप्लिकेशन फैक्टर को भी अभी हम देखने लगे हैं कि ये बेसिकली है क्या। हाउ मच स्पेस विल ईच नोड डाटा नोड यूटिलाइज। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ना लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी है, कॉलेज की लाइब्रेरी से इसके एग्जांपल को समझते हैं। अब लाइब्रेरियन का क्या काम होता है, उसने लाइब्रेरी को मैनेज करना होता है। क्या है कि उसके पास बुक्स आती हैं और वो जो बुक्स हैं ना उनको आगे अरेंज करता है। उसके पास बुक्स आती हैं और वो उनको कबर्ड में या अलमारी में उनको जो है वो अरेंज करता है। अब वो जगह जहाँ पे लाइब्रेरियन इन बुक्स को रखता है उसको कहते हैं डाटा नोड, उसको कहते हैं डाटा नोड। वो जो बुक्स हैं ना हमारे पास उनको हम बोलेंगे डाटा। तो जो सिंपल सी बात है कि Hadoop का क्या काम होता है कि लार्ज डाटा इसको प्रोवाइड किया जाता है और ये डिफरेंट सेक्शंस में उनको स्टोर करके डाटा को ऑर्गेनाइज करता है। यही काम लाइब्रेरियन का था, इसको कहेंगे Hadoop। अब है कि जो डाटा उसने रखना है, जहाँ पे वो जो जगह है जहाँ पे उसने डाटा को रखना है, जैसे हमने बुक्स को अलमारी में रखा या उसको कबर्ड में रखा, तो उसको हम कहेंगे डाटा नोड। और जो हमारे पास बुक्स हैं उनको कहेंगे डाटा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस होने वाली रह गई, वो ये है रेप्लिकेशन किसको कहते हैं, रेप्लिकेशन फैक्टर। अब हम ना अक्सर हम लाइब्रेरी विजिट कर रहे होते हैं तो इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन की 3 से 4 या इसकी मल्टीपल, एक बुक होती है उसकी मल्टीपल कॉपीज़। ये है कि जो स्टूडेंट्स ज़्यादा जिन बुक्स को स्टडी करते हैं उनकी ज़्यादा कॉपीज़ पढ़ी होती हैं। तो एक तरह का डाटा ज़्यादा कॉपीज़ पढ़ी हों तो उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फैक्टर। अब अगर यहाँ पे 3 बुक्स एक जैसी हैं तो इसको कहेंगे इसका रेप्लिकेशन फैक्टर 3 है, कि मतलब एक बुक्स की 3 कापीज़ पड़ी हुई हैं। क्वेश्चन में उसने हमें बोला कितना साइज़ है, 1.6 GB की एक किताब है। फ़र्ज़ करो कि 1.6 GB की क्या है, एक बुक है। और ये बुक जो है ना इसकी 3 कॉपीज़ हैं, इसको ज़रब दे लो 3 से तो ये बना 4.8 GB। अब वो कह रहे हैं कि अगर इसको रखा जाए डाटा नोड में तो कितनी जगह लेगा डाटा नोड में, इसकी ये कितनी स्पेस जो है वो यूटिलाइज़ होगी। तो यहाँ पे 5 डाटा नोड्स हैं, तो हम सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट करेंगे। 1.6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3, कि हमारे पास 3 बुक्स हैं और हर बुक का साइज़ 1.6 GB है। पहले हम अपनी स्टोरेज को चेक करेंगे, तो स्टोरेज हमारे पास कितनी बन रही है, 4.8 GB। अब उसने हमें कितनी डाटा नोड्स दी हैं, 5। तो 5 डाटा नोड्स हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 5 अलमारियों में हमने 4.8 GB जो है वो डाटा जो है वो देना है, स्टोर करना है। तो पीछे कितनी हमारी जो है वो जगह हर अलमारी लेगी, तो उसको हम कैसे करेंगे कि जो हमने 4.8 कैलकुलेट किया उसको डिवाइड कर देंगे 5 से। तो हमारे पर अलमारी जो है ना, पर डाटा नोड जितनी जगह ली जाएगी वो हम कैलकुलेट कर सकेंगे। तो जी पर हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो जो पर डाटा नोड है ना वो 0.96 GB जो है वो स्टोर कर रही है। तो ये जी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन है बहुत सिंपल। इन अ पैरेलल सिस्टम, पैरेलल सिस्टम मतलब वो सिस्टम जिसमें सारे प्रोसेसर एक टाइम पे वर्क कर सकते हैं। द वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एज फॉलो। अब आप ये ज्यूम कर लो कि ये ना 6 मेरे पास स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट्स के बैग में ना इतनी इतनी बुक्स पड़ी हुई हैं। ये 6 स्टूडेंट्स के बैग हैं और हर बैग में इतनी इतनी बुक्स पड़ी हुई हैं। तो हमने इसका ना एवरेज फाइंड करना है कि अगर हम इक्वली इन सब के बैग में डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, कितनी कितनी बुक्स अगर हम इक्वली डिवाइड करें तो ये आएगा। इस तरह अभी इस जो है उन्होंने बोला है कि 6 प्रोसेस 220, तो आपने ना इनको इक्वली डिवाइड करना है। चूँकि ये इक्वली डिवाइड नहीं है तो हमने इनको इक्वली डिवाइड करना है। तो आपको स्टैटिस्टिक्स में याद होगा हमने एवरेज लेना सीखा था, उसमें हम सारी की सारी वैल्यू को ऐड करते थे और जितने नंबर होते थे ना टोटल जितनी काउंट वैल्यूज़ होती हैं उनको काउंट करके, यहाँ जैसे 6 वैल्यूज़ हैं 6 प्रोसेसर के साथ हमने डिवाइड कर देना। तो सारी वैल्यूज़ को जमा करके 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज जो वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो आ जाएगी। तो जी हमने सारे के सारे जो थी 180, 220, 190 एंड
210, 200 और 220 इन सबको ऐड कर लिया, ठीक है। ऐड करने के बाद जितने प्रोसेसर्स हैं उनके साथ हमने डिवाइड कर देना है। तो अगर हम एवरेज देखें कि एक स्टूडेंट का जो बैग है उसमें 203.33 विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल दैट आई डिस्कस्ड, तो उसके मुताबिक जो है वो 203.33 इसकी जो है वो एवरेज निकलती है। तो वर्कलोड जो है वो इतना होगा, इतने यूनिट्स होगा पर प्रोसेसर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पीडीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से पे वीडियो जो है वो इसी चैनल पे अपलोडेड है, तो वहाँ पे मैंने एमडल्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट बताया है वहाँ पे आप पास्ट पेपर्स को मज़ीद सॉल्व करके तो अपने कॉन्सेप्ट को पुख्ता कर सकते हैं। जी नेक्स्ट है अ टास्क इज़ एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल विद 10 प्रोसेसर्स, कि वो पैरेलली कोई टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है। पैरेलल मतलब मल्टीपल प्रोसेसर एक टाइम पे वर्क कर सकते हैं। इफ़ द आइडियल सिनेरियो वेयर द वर्कलोड इज़ परफेक्टली डिविजिबल अकर्स। अब अगर हम एक अच्छा सिनेरियो देखें कि सब के सब जो है ना प्रोसेसर्स उनके दरमियान जो है वो इक्वली वर्क जो है वो डिवाइडेड है, हाउ मच फास्टर वुड दी टास्क कम्प्लीटेड एज़ कम्पेयर टू द सिक्वेंशल। तो अगर हम सिक्वेंशल में देखते हैं तो सिक्वेंशल में ऐसे होता है कि अगर टीचर्स पेपर चेक कर रहा है ना तो सिर्फ एक ही टीचर 100 या 1000 पेपर वही चेक करेगा। तो अगर उसको सिक्वेंशली 200 सेकंड्स लग रहे हैं, अब इसका मतलब समझिए कि अगर एक टीचर है ना, एक टीचर उसको जो है वो पेपर्स चेक करने में 200 सेकंड्स लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि वो 200 पेपर्स चेक कर रही है तो उसको 200 सेकंड्स लगेंगे। अब देखें कि अगर यही एक टीचर को की जगह जो है वो अगर 10 टीचर्स करेंगे तो 200 जो है वो उसको हम डिवाइड कर देंगे 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 20 सेकंड एक टीचर लेगा। तो जी हम नोट्स में चेक कर लेते हैं। तो सीक्वेंशियल टाइम को हम टोटल नंबर ऑफ़ प्रोसेसर से डिवाइड कर देंगे। अब सीक्वेंशियल टाइम हमारे पास क्या था 200, और इसको डिवाइड कर देंगे 10 के साथ तो 20 सेकंड्स आ जाएगा। अब अगर हम स्पीड अप इसका चेक करें तो उसमें हम सीक्वेंशियल टाइम को डिवाइड करते हैं पैरेलल टाइम से, तो हम आंसर आएगा 10। तो स्पीड जो है वो 10 टाइम्स जो है वो डबल हो रही है 10 प्रोसेसर्स को ऐड करके। आ टास्क हैज़ 3 थ्रेड्स ईच टेकिंग 5 सेकंड्स टू कम्प्लीट। अब एक हमारे पास टास्क है जिसमें 3 थ्रेड्स मतलब तीन लोग काम कर रहे हैं, हर एक को 5 सेकंड लगते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। इफ़ देयर इज़ एन ओवरहेड ऑफ 2 सेकंड्स फॉर थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन आफ्टर ईच थ्रेड कंप्लीट, व्हाट इज़ द टोटल एग्जीक्यूशन टाइम फॉर टास्क एग्जीक्यूटेड ऑन 3 प्रोसेसर्स। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन एक्चुअली है क्या। तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन जो है वो उसको कहते हैं कि जब आप मल्टीपल प्रोसेसर्स काम करते हैं ना, जैसे कि जो है वो 4 टीचर्स ने पेपर्स चेक किए, तो वो जो पेपर्स चेक किए हैं उनको दोबारा से जब हम रिकम्बाइन करते हैं तो उस जगह पे जो टाइम लगता है ना वो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन में ऐड होगा। देखें कि 3 जो थ्रेड्स हैं, अगर 3 थ्रेड्स काम कर रहे हैं तो तीनों के पास ये जो होगा, अगर एक थ्रेड काम कर रहा हो तो फिर 15 वैल्यू आनी है। जब हमारे पास 3 थ्रेड है ना, अब हर थ्रेड ने एक टाइम पे, अब ये भी उस टाइम पे काम कर रहा है, ये भी उस टाइम पे काम कर रहा है, ये भी उस टाइम पे काम कर रहा है। ओवरऑल हमें कितने सेकंड्स लग रहे हैं 5। ओवरऑल हमें 5 सेकंड्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे 5 को हम ऐड कर देंगे 2 से, जितना हमारे पास सिंक्रोनस टाइम है, सिंक्रोनाइजेशन टाइम है, उन प्रोसेस को इकट्ठा करने में जो टाइम लग रहा है, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 7। तो यहाँ पे फार्मूला देखिए, तो टोटल टाइम जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम पे और सिंक्रोनाइजेशन टाइम पे जो है वो डिपेंड करता है। तो हमारे पास टोटल टाइम आया 7 सेकंड्स।